हेलो गाइस, ये हमारा जो एस पी ओ एम सेट सी पेपर 9 फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट है, उसका मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट करा देती हूँ मॉड्यूल से। और जो मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो मैं टिक करा देती हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल का। इसमें से ये वाला, हाँ, ये जो मनी मार्केट का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में है मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। तो ये एग्ज़ाम में आया था, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, इक्वल्स टू 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, ऐसे करके ऑप्शन था। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यही लाइन ही यही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और ये और जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है उसको एक बार रीड कर लेने से ना थोड़ा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तो एग्ज़ाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। और डेरिवेटिव मार्केट में बस 1 लाइन जो हाईलाइटेड पार्ट है वो कर लेना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करा देती जाती हूँ। और इसमें, हाँ, ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में इसमें 4 फंक्शन है। पुट सेविंग्स इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, मेक फाइनेंशियल असेट लिक्विड, और लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि कौन सा फंक्शन नहीं है फाइनेंशियल मार्केट का। तो इन 4 में से ये 3 देगा और एक गलत देगा। मान लो मेक फाइनेंशियल असेट लिक्विड है तो वहाँ लिख देगा मेक फाइनेंशियल असेट लेस लिक्विड, नॉट लिक्विड, ऐसे कर देगा रॉन्ग के लिए। और ये 3 एज इट इज़ देगा, या नहीं तो फिर ये 3 सही देगा और इसमें लोअर कॉस्ट के जगह पे देगा हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये लोअर याद रखना है और ये 4 याद रखना है, क्योंकि एक नंबर सिक्योर है, यहाँ से कंफर्म 100% एक मार्क्स आएगा। ये एग्ज़ाम जहाँ पे एग्ज़ाम लिखा हुआ है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और हाँ, एक ये है अकॉर्डिंग टू लेविन द 5 की फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इन अ कंट्री। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन। सेकेंड है मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फाइनेंस। द थर्ड वन इज फैसिलिटेट ऑफ द ट्रेडिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्क। Fifth, mobilization and pooling of savings, and fourth is mobilization and pooling of savings. Fifth है promoting और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये जो 5 फंक्शन है की फंक्शन में, जिसमें से 4 वो लोग देगा, एक रॉन्ग देगा। तो हम लोग को इसको याद करने के लिए छोटा छोटा वर्ड है, देखो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन में हेल्प करता है फंक्शन इसका, और ये इन्वेस्टमेंट में मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट, थर्ड वाले में है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, फोर्थ में मोबालाइजेशन और फिफ्थ में प्रोमोटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक एग्ज़ाम में रहेगा, तो ये 5 की फंक्शन याद रहेगा तो वहाँ सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, इसमें से हो गया। और ये चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 5-6 क्वेश्चन था, मतलब 6 नंबर तक में तो था ही था। ठीक है, ये है स्टेक होल्डर इन फाइनेंशियल मार्केट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। कौन कौन सा स्टेक होल्डर है, कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी, इसमें से भी क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे कि जो फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन है, शेयर होल्डर, लेंडर, कंपनी, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन या म्यूचुअल होल्डर या फंड मैनेजर, ये चारों प्राइमरी है। तो प्राइमरी में अलग अलग देगा, और एक एक इसका ऑप्शन सही देगा। मान लो कंपनी डाल देगा और बोलेगा प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन है इसमें, तो कंपनी को टिक करना होगा और 3 गलत ऑप्शन रहेगा। या फिर बोलेगा शेयर होल्डर दे देगा करेक्ट आंसर में और 3 गलत देगा, तो करेक्ट चूज़ करने इसमें देगा, उधर इनकरेक्ट वाला दे रहा था इसमें करेक्ट वाला देगा। कि प्राइमरी स्टेक होल्डर में प्राइमरी स्टेक होल्डर इन फाइनेंशियल मार्केट में कौन सा है, तो मोस्ट ऑप्शन ये कंपनी वाला होगा या फिर शेयर होल्डर वाला रहेगा। ठीक है, एक इससे सेकेंडरी में कौन सर्विस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट में, तो मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, डिपॉजिटरीज और कस्टडियन। ये एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी वाले सेट में अगर इसका क्वेश्चन है और किसी वाले में मेन ये और ये वाले से क्वेश्चन है, रेगुलेटर से और एडमिनिस्ट्रेटर से, तो मे बी इसका भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सा है फाइनेंशियल मार्केट में, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, डिपॉजिटर, कस्टडियंस। ठीक है, रेगुलेटर इन फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलेटर का काम कौन करता है, 4 है, सेबी, आरबीआई, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ वन इज पेंशन
फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि रेगुलेटर्स कौन है, तो ये 4 ऑप्शन रहेगा तो एक मानना, अगर बोलेगा कौन नहीं है तो ये 4 ऑप्शन के अलावा जो नहीं रहेगा उसको टिक करना। ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं लोग, करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप का देगा। तो मतलब जहाँ भी 4 बुलेट पॉइंट वाला क्वेश्चन दिख रहा है मॉड्यूल में वो वाला करके ही जाना। और इतना भी अगर खुद से नहीं हो रहा है तो जितना इस पीडीएफ में हाईलाइटेड किया हुआ है मॉड्यूल में और जहाँ एग्ज़ाम लिखा हुआ है वो वाला कॉन्सेप्ट करके चल जाना। और ये इसमें एक है एडमिनिस्ट्रेटर टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल मार्केट। कौन, अभी हम लोग प्राइमरी की है, सर्विस वाला की है, रेगुलेटर की और एडमिनिस्ट्रेटर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर वाले में भी क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा है एडमिनिस्ट्रेटर वाला का, तो ये फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FIMMDA वाला क्वेश्चन में रहेगा कि ये है क्या एडमिनिस्ट्रेटर वाला। तो हाँ मतलब 3 और अलग अलग देगा, ये नहीं, ये सब नहीं देगा। AM FIFEDAI AIBI ये नहीं देगा, ये वाला उसमें रहेगा ऑप्शन में। तो ये करेक्ट करके आना, ये 1 नंबर सिक्योर हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वाले में फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रहेगा। उसके बाद है हम लोग का ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो बस एक बार एक रीड देना है, उससे ज़्यादा नहीं। और जिसमें एग्ज़ाम लिखा हुआ वो वाले कर लेना। ठीक है, हाँ एक ये वाला ना है कि कितने टाइप का हम लोग का डिपॉजिटरीज है, ये एक बार ही देख लेना है। ठीक है, तो 2 टाइप का है, NSDL और CSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। फिर ये एक लाइन इसको ऐसे रीड देना, ये ज़रूरत नहीं है। और है हम लोग का और ये हाईलाइटेड पार्ट अपने में हाईलाइट कर लेना या फिर यही PDF अटैच कर देंगे तो डाउनलोड कर लेना। और हाँ एक ये देखो, ट्रेजरी बिल का कितना डेज होता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। और एक क्वेश्चन ट्रेजरी बिल में हम लोग को निकालना होता है कि कितना परसेंट उसका इल्ड कितना परसेंट हो रहा है। तो उस वाले क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ डेज 364 डेज ही लेना है ट्रेजरी बिल में, 365 नहीं लेना है। ठीक है, 364 अगर जहाँ भी ट्रेजरी बिल लिखा रहा है क्वेश्चन में, अगर और वहाँ पे पूरा ईयर का डेज कैलकुलेशन में आ रहा है तो सिर्फ 364 डेज ही लेना, 365 नहीं लेना, 360 नहीं लेना। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आया था कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी का कितना ड्यूरेशन होता है। तो कॉल मनी 1 डे ड्यूरेशन, नोटिस मनी का होता है 2 to 14 डेज एंड द टर्म मनी का होता है 10 or 15 डेज एंड लॉन्गर। तो ये इसी तरह ऑप्शन में लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन भी इसी तरह था कि कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी का क्या पीरियड है। तो उसमें 1 डे, नोटिस मनी इज़ 2 to 15 डेज, और ऑप्शन में कहीं देगा यहाँ पे 15, कहीं यहाँ देगा 14 डेज, कहीं यहाँ देगा 1 ईयर, कहीं 6 मंथ ऐसे। पर ये लाइन एज इट इज़ याद कर लो, यही था वहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, और हाँ कॉमर्शियल पेपर इशू कौन करता है, तो इसको कॉरपोरेट करता है, मोस्टली NBFC करता है। और कॉमर्शियल डिपॉजिट को CD को कौन करता है, उसको करता है कॉमर्शियल बैंक। लेकिन अदर देन RBI RRB रीजनल रूरल बैंक नहीं करता, उसको परमिशन नहीं। बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल सर्टिफिकेट को इशू करता है, और ये कॉमर्शियल पेपर को कॉरपोरेट। तो कौन इशू करता है इसका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब है हम लोग का ये हाईलाइट पार्ट, बस ऐसे ही रीड कर लेना। और हम लोग का है ये नहीं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, और जितना भी MCQ हम लोग का मॉड्यूल में दिया है वो सारा करके चल जाना। देखो, द डेरिवेटिव मार्केट डील्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स whose value is based on the market value of the asset being traded called the, ये स्टेटमेंट, ये अंडरलाइंग ऑप्शन सही है, ये फ्यूचर नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, ऑप्शंस नहीं, ये अंडरलाइनिंग है। ठीक है, अंडरलाइंग। सेकेंड है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो ऊपर हाईलाइट कराए ना उसी का इसी टाइप का क्वेश्चन देता। देखो, पुट सेविंग्स इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज, ये था फंक्शन। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ये भी ऑप्शन था। लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये था। और ये मेक फाइनेंशियल एसेट रिस्की एंड लिक्विड, नहीं, मेक फाइनेंशियल एसेट लिक्विड था, रिस्की नहीं था। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, और यही वहाँ भी क्वेश्चन था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे वाले सेट में।
मेरे एग्ज़ाम में। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी स्टेक होल्डर, है ना प्राइमरी स्टेक होल्डर इसमें कौन सा, तो ये मर्चेंट बैंकर सर्विस वाला था, ब्रोकर भी सर्विस था, अंडर राइटर भी सर्विस था, तो ये कंपनी था, शेयर होल्डर था, म्यूचुअल फंड वाला था, ये इसका प्राइमरी स्टेक होल्डर है, तो कंपनीज आ गया ना ऑप्शन में। ये है द डैश मेक देयर प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन व्हाट दे पेड बिफोर द आईपीओ एंड व्हेन द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, इसमें अंडर राइटर आता है। अंडर राइटर ना आईपीओ होने से पहले ही शेयर्स अप्लाई करता है, तो उसको ये प्रॉफिट कम प्राइस पे करता है, फिर जब मार्केट वैल्यू तो उसमें प्रॉफिट अर्न करता है, तो अंडर राइटर इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। और थोड़ा ट्रिक, जैसे कि हम कैसे याद किए थे चीज़ों को, तो वो ट्रिक हम देते जाएंगे तो वो आसान कर देगा। देखो, डैश इज़ अ वॉलेंट्री मार्केट बॉडी फॉर द बॉन्ड मनी एंड डेरिवेटिव मार्केट, ये FIMMDA, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एंड एसोसिएशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये 1 हो गया चैप्टर 2 भी करा देते हैं, 2 चैप्टर करके करा देते हैं। हाँ, ये क्वांटम चैनल बस रीड दे देना कि 2 थिंग्स आर वर्थ मेंशनिंग इन दिस रिगार्ड, द बैंक लीडिंग क्रेडिट चैनल एंड द बैलेंस शीट चैनल, बस ऐसे एक रीड दे देना, इसका क्वेश्चन था नहीं। ये हाईलाइटेड पार्ट को बस अपने से रीड कर लेना। और हाँ, ये देखो CRR और SLR का रेट है, CRR का कैश रिजर्व रेशियो का रेट है 4.5 और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो का रेट है, लिक्विड रेशियो का रेट है 18%, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक एक लाइन ये सब जो हाईलाइट किया बस उतना रीड करते चलना। ओपन मार्केट ऑपरेशन, फेड पॉलिसी, इसका क्वेश्चन नहीं, ये नहीं था। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स वाला क्वेश्चन था, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ये था इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यही बता देते, क्वेश्चन ही बताते। सपोज यू परचेज अ हाउस ऑफ 25 लाख इन जनवरी 2005, 2005 में 25 लाख का एक हम लोग हाउस खरीदे हैं और उसको बेच दे रहे हैं 70 लाख में 2015 में। 5 में खरीदे थे, 2015 में बेचने गए। अगर 25 लाख का खरीदे थे और 70 लाख में बेच रहे तो हम लोग का प्रॉफिट है 45 लाख का। तो ये प्रॉफिट 45 लाख का है, तो पहले इसमें CII कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेट करना, CII दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये दिया हुआ जिस समय हम लोग खरीदे थे 406 और जब हम लोग बेचने जा रहे हैं तब 1080 है, 1081 है, ठीक है। तो CII निकालने के लिए कि जिस ईयर में हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, ईयर ऑफ सोल्ड डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ परचेज, तो ये वैल्यू आ जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग करेंगे जो हम लोग का परचेज वैल्यू था उससे मल्टीप्लाई, जिसमें जो हम लोग एसेट को अक्वायर किए, मतलब हाउस जब खरीदे थे 2005 में, तो ये CII निकल गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब ये हो जाएगा एक्चुअल परचेज प्राइस, ठीक है। तो ये परचेज प्राइस हो गया और हम लोग सोल्ड कर रहे थे 70 लाख में, तो 70 लाख मतलब सेल ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट लगा देंगे, क्योंकि अगर सिर्फ 25 लाख माइनस करेंगे तो 45 लाख का गेन आ जाएगा, उतना गेन हम लोग का एक्चुअली में हो नहीं रहा है उस। तो अब आया 3,50,000, इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है 20% से, तो ये आ गया। अगर CII नहीं लगाते हैं हम लोग तो उस केस में जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा था उस पर 10% टैक्स लगेगा, मतलब कि 70 लाख में बेचे थे और 25 लाख का खरीदे थे, तो 45 लाख पे 10 लाख का 10% लग जाएगा, तो 4,50,000। अब ये बताओ, CII लगने पे टैक्स कम आया और CII अगर नहीं लगाते तो टैक्स ज़्यादा आता है। तो CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स लगाने से हम लोग का इनकम टैक्स का लाइबिलिटी कम आता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि CII करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये कर लेना। हाँ, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्वेश्चन था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का और होल प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन था। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट, इससे समझ आ जाएगा कि CPI की कौन है, जो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए जो भी गुड सर्विस का प्राइस रहता है वो जनरल प्राइस लेवल है, रिटेल प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो वाला प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये होल प्राइस इंडेक्स का ये वाला नंबर देखो, ये नंबर याद कर लेना कि ये 16 आइटम फॉर फ्यूल एंड पार्ट्स एंड 564 आइटम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। WIP का भी क्वेश्चन था कि WIP किसके लिए था,
ठीक है, इसमें इतना इम्पॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाँ, द यूएस फेड प्रोमोटर्स एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम सीक्स टू मिनिमाइज एंड कंटेन डैश थ्रू एक्टिव मॉनिटरिंग एंड एंगेजमेंट इन द यूएस एंड अब्रॉड। सिस्टमैटिक रिस्क है इसका ऑप्शन सही। और when the Federal Reserve conduct dash it sells a security to an eligible counterparty and simultaneously agree to buy the security back the next day, an overnight reverse repurchase agreement। ये ऑप्शन सही है। इसमें है हाँ ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा सही नहीं है, तो गलत को टिक करना है। तो अगर CPI और WPI का कॉन्सेप्ट पता है तो ये वाला गलत है ऑप्शन। द WPI बास्केट कंसिस्ट ऑफ सर्विस लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन एक्सेट्रा विच आर नॉट पार्ट ऑफ CPI बास्केट। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग का है ये, अंडर द डैश स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम द RBI एंड इशू ट्रेजरी बिल डेटेड सिक्योरिटी फॉर अब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट अराइजिंग फ्रॉम द लार्ज कैपिटल इनफ्लो। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के टाइम पे गवर्नमेंट बोरो करता है RBI से। द मेन पर्पस ऑफ क्वान्टिटेटिव ईजिंग इज टू डैश द स्टिमुलेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक्टिविटी, ठीक है। ये चैप्टर 1 और 2 में इतना ही इंपॉर्टेंट, इतना अगर अच्छे से कर लेगा तो चैप्टर 1 और 2 में दोनों मिला के 10 नंबर तो आ जाएगा, 10 नहीं तो 8 से 9 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आगे के करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।